नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मेरे एक फॉलोवर की जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर एक कहानी भेजी, उस पर जो व्यतीत हुआ, उस पर जो घटना घटी, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये कहानी रात की ड्यूटी की है। ये कहानी लक्ष्मणबर्ग के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की है, जिसे एक बीमार मरीज की देखभाल करते समय सफेद कपड़े पहन के एक आत्मा नजर आती थी। यह कहानी नर्स और मरीज के बीच में होने वाले निस्वार्थ सेवा को भी दर्शाती है, पर एक डरावने तरीके में। यह बात आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं एक ऐसे अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी जहां बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतजार करते हैं। ज्यादातर मरीज बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, जैसे नींद और बेहोशी के बीच कहीं अटके हूँ। मैं उस रात की ड्यूटी पर थी, अपनी सबसे प्यारी सहकर्मी दोस्त के साथ। हम दोनों साथ में अपना काम करना पसंद करते थे, जैसे दो चुपचाप जागते पहरेदार किसी मरते हुए किले में। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज और सिर्फ हम दो स्वस्थ इंसान। हाँ, उनमें से कुछ भी ऐसे भी थे जो अपना काम खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात, कुछ तो अजीब था। रात के 3 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर होता था। डायपर बदलना, दवाइयां देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बचे थे। हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज, तेज और साफ, लेकिन उसमें कुछ रुकावट थी, जैसे पुरानी रेडियो फ्रिक्वेंसी हो। मगर वो बोला जा रहा था कि वो समझ नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा कुछ बोल रही थी वो। मैंने अपनी साथी से कहा, सुनो जरा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कान लगाया और बोली, अजीब है, लगता है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। मैंने धीमे से कहा, पर स्टेफनी, यहाँ कौन ऑन करेगा? मैं मरीज तो हिल भी नहीं सकते थे। और ये आवाज किसी बंद कमरे से नहीं आ रही थी, ये तो बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। उसने मुझे देखा, थोड़ा गंभीर, थोड़ा डरा हुआ चेहरा, और बोली, सही कह रही हो, लेकिन चलो काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। कान वहीं टिक रहे हैं, मतलब वहीं कान लगे हैं मेरे। और तभी आवाज एकदम से बंद हो गई। एक पल के लिए मैं थिरक गई। मन में ख्याल आया, शायद मैं थक चुकी हूँ, शायद मैं सब बस मेरे दिमाग का खेल है। हम अपने अगले मरीज के पास पहुंचे। उसकी हालत बेहद खराब थी। पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसका शरीर भी अब गीले मल में सना हुआ था। पूरा बिस्तर साफ करना पड़ा, उसे नहलाना पड़ा और नया पैजामा पहनाना पड़ा। ये सब करते करते कई बार बाथरूम और बेड के बीच भी भागना पड़ा। आखिर में स्टेफनी ने कहा कि मरीज को नया शर्ट पहनाएगी, तो तो मैंने सारे गंदे कपड़े और चादरें बाहर ले जाकर हॉल में रखे हमारे सप्लाई ट्रॉली के पास जमा करनी शुरू कर दी। हमें नई चादरें, कंबल, स्किन क्रीम, तौलिए और कुछ चाहिए था, इसलिए दरवाजा खुला ही छोड़ दिया ताकि चीजें आसानी से लाई जा सके। मेरी पीठ स्टेपनी की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वो मरीज से कुछ कह रही थी और उसे धीरे धीरे सीधा कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं झुकी उसे उठाने के लिए, और उसी पल मेरी नजर खुले दरवाजे से होकर हॉल में पड़ी। जो मैंने देखा उसे आज तक भूल नहीं पाई। एक बूढ़ी, छोटी सी काया वाली, सफेद नाइटी में लिपटी हुई हॉल में बिना आवाज के जा रही थी। उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर था। जी हाँ, वो चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी, एकदम चुपचाप। पहली सोच ये आई कि क्या स्टेफनी बाहर आ गई है, क्योंकि नर्सों की यूनिफॉर्म भी तो सफेद होती है। पर फिर दिमाग ने जवाब दिया, नहीं, अगर स्टेफनी बाहर आती तो मैं देखती ना। मैं वहीं जम गई। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे समय रुक गया हो, सब कुछ बस कुछ सेकंड में हुआ। तभी पीछे से स्टेफनी की आवाज आई, वो हंसती हुए बिल्कुल सामान्य लहजे में, अरे क्या क्या चल रहा है? पूरी रात ये गंदी चादरें ही उठाए घूमने का प्लान है क्या? मैं उछल पड़ी उसकी और मुड़ी, और कांपती आवाज में बोली, स्टेफनी, तुम बाहर थी? मैंने तुम्हें हॉलवे में देखा। उसने भौहें चढ़ाई और बोली, नहीं रे, मैं तो मरीज को तैयार कर रही थी, याद है? तुझे क्या हो गया है? तेरा चेहरा तो बिल्कुल सफेद हो गया है। सब ठीक है ना? मितली तो नहीं?
आ रही। जी हाँ, मेरे हाथ में से सब कुछ छूट गया, चादरें, कपड़े, और मैं पागलों की तरह भागती हॉलवे में निकल गई। वो औरत, उसका साया अब भी वहां था, दीवार की ओर बढ़ता हुआ, और फिर एक पल में वो दीवार के आर पार चली गई, जैसे कभी थी ही नहीं। स्टेपनी पीछे पीछे दौड़ कर आई। उसने मुझे वहीं खड़ा पाया। मैं कांपती हुई, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए, जैसे किसी बर्फीली हवाओं वाली कमरे में खड़ी हूँ। बाहर गर्मियों की तपिश थी, लेकिन उस हॉलवे में कसम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रीज खोल कर खड़ा हो। स्टेपनी ने चौंक कर कहा, हे भगवान, यहाँ इतनी ठंड अचानक क्यों हो गई? उसे वो औरत नहीं दिखी थी, और फिर न जाने क्यों, शायद उस पल की कोई अजीब सी सच्चाई थी। बोल पड़ी, हमें नीचे जाना होगा, मिसेज जेड अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हक्की बक्की रह गई। क्या? तुम कैसे कह सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था वो सो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टेफनी, मैंने उनकी आत्मा को देखा है। वो अभी अभी इस हॉलवे से गुजरी है। स्टेफनी अब भी उलझन में मेरे साथ नीचे चल पड़ी। जब हम मिसेज जेड के कमरे में पहुंचे, वहां अजीब सी शांति थी। शांति हो, और वो सचमुच जा चुकी थी। उनका शरीर अब भी गर्म था, जैसे कुछ ही पलों पहले अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया ताकि उनका मृत्यु की पुष्टि की जा सके। शिफ्ट खत्म होते होते हमने उन्हें अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द नहीं बोली, लेकिन स्टेफनी वो चुप नहीं बैठी। बार बार मुझसे सवाल पूछती रही, जैसे उसे किसी की तरह समझना था कि ये सब हुआ कैसे। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पे लेट गई। अब डर नहीं लग रहा था, बस हैरानी थी, गहरी से शांतिपूर्ण हैरानी। 1 घंटे सोई और सपना आया मिसेज जेड का। वो मेरी ओर आ रही थी, जैसे जवान उम्र में हो, बिल्कुल बुढ़िया, मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर हल्की सफेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। बहुत बाद में, जब मैंने